हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड माय नेम इज अमन त्रिवेदी। और इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी सीपीओ 2023 के टीयर 2 के पेपर में जो एरर डिटेक्शन के और एरर करेक्शन के दोनों के ही क्वेश्चन करने वाले हैं। सिर्फ एरर डिटेक्शन नहीं, एरर करेक्शन के भी जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन हम करने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपने इस वीडियो को और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बात शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे नहीं गए तो जाकर जरूर से आपको जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो बहुत कुछ कंटेंट अवेलेबल है। जैसे कि एसएससी सीजीएल मैथ्स का पूरा क्रैश कोर्स अवेलेबल है, ग्रामर का मेरा पूरा क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अभी आप लोग का आईपीएससीआई का एग्जाम आ रहा है, तो अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट क्विक रिवीजन करना है आपको तो आप ग्रामर के क्रैश कोर्स से वीडियोस देख सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। इसी प्रकार सीजीएल सीएचएसएल के जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे अगर आप तैयारी में नए हो, आपको नहीं पता है कौन सी जॉब क्या है, तो यहां से कर सकते हो। जीके का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उनको फटाफट आप देख सकते हो। ठीक है, वर्ड पावर में एडीजी की प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर की पूरी प्लेलिस्ट है, साथ में हमारी 100 मंथली करंट अफेयर्स है सचिन सर की, तो ये सब आप देख सकते हो। और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। मॉक टेस्ट अगर आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस करना चाहते हैं तो आप rbelearning.com पे जाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है फ्री टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पेड टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। ऑफिसर्स बैच में एनरोल कर सकते हैं, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके सारे सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ये हमारे बाकी कोर्सेज हैं, आप इन्हें भी एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश के कोर्स में एनरोल करना है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में सीपीओ के टीयर 2 के क्वेश्चन पेपर में, जो अभी हाल में कंडक्ट हुआ है 2023 का टीयर 2। इसमें जो एरर डिटेक्शन के और एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आए उनका क्विक डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। देखो, एक कंसेप्ट है जो मैं अपनी क्लासेस में हमेशा पढ़ाता हूं, बोलता हूं। ठीक है, क्या कंसेप्ट है ये? क्या पढ़ते हैं इसे? किस? ठीक है, ये वो वाली नहीं जो तुम्हारे दिमाग में इस समय आ रही है, ठीक, वो वाली नहीं है। इसका मीनिंग है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, मतलब इंग्लिश के पेपर में कभी भी चीजों को कॉम्प्लिकेट करोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन को मेरे पास कल से बच्चों ने, कई लोगों ने क्वेश्चन भेजा और कई बच्चों ने मेरे से सवाल पूछा कि सर यहां पर यू कैन टेक अ हॉर्स लिखता है, यू कैन टेक अ हॉर्स, यहां पर लिखता है टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। ठीक है, जो दिमाग में बात आती है वो ये आती है कि सर वाटर जो है हमारा वो मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन के पहले हम जनरली आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं। करेक्ट है, लेकिन यहां पर तो ये सही है। क्यों है? ठीक, अब दूसरी देखो, आगे कहता है यू कैन नॉट मेक इट टू ड्रिंक। तो जो बहुत ही पॉपुलर एरर का मतलब, जितने भी क्वेश्चन ये आए हैं, अगर आप इन्हें गूगल पे वापस से सर्च करोगे तो आप देखोगे पहले कभी ना कभी ये सारे सवाल एसएससी ने पूछे हैं। बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट है इसमें जो आपका यूज हो रहा है, वो है आपका इन्फिनेटिव का। कौन से इन्फिनेटिव्स का? बेयर इन्फिनेटिव का। बेयर इन्फिनेटिव का कंसेप्ट यूज हो रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, कि सी हियर मेक वॉच लेट बिड। ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में आप जब इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हो तो आप विदाउट टू करते हो। ये बेयर इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पढ़ा होगा सभी लोगों ने क्योंकि इतना पॉपुलर है। मतलब जब आपको इन्फिनेटिव पढ़ाया जाता है तो सबसे ज्यादा जोर इस पे रहता है क्योंकि एसएससी इससे बहुत क्वेश्चन पूछती है। तो अब बेयर इन्फिनेटिव का डाउट है, बेयर इन्फिनेटिव का क्वेश्चन है, तो पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, सर मेक का प्रयोग है तो यहां टू नहीं होगा, इस वजह से एरर आपके पार्ट 3 में हो जाएगी। लेकिन दिमाग में तो ये भी बैठ गया यहां द वाटर है, दो जगह एरर होनी चाहिए, कौन सी मार्क करें? या आपने यहीं तक पढ़ा, आपने द वाटर किया, इसको एरर मार्क कर दिया, आंसर गलत करके आ गए आप लोग।
ठीक है, तो कई लोगों ने इस तरीके की चीजें पूछी। यहां पर ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है ये आपका एक ईडियम है, ठीक है। और इडियमेटिक वाक्यों की खास बात यह होती है कि उसमें जो लिखा है वो सही मान लिया जाता है। इडियमेटिक वाक्यों की खास बात यह होती है कि जो जो लिखा है वो सही मान लिया जाता है, उसे गलत नहीं कहा जाएगा, ठीक है। जैसे टेल अ लाई, ये इडियमेटिक हो गया एक तरीके से, तो ये अलाय लिखा जाएगा, ठीक। जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अपोस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इडियम होता है एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक। अब ये जो यूज है ये सही मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ईडियम है, और ईडियम जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही उसे रखा जाता है, उसे छेड़ा नहीं जाता है। तो ये जो वाली बात है इतना, ये ऐसा ही है और ये इडियमेटिक है इसलिए सही है। इसके अलावा यहां पर इस वाटर का तात्पर्य वाटर से तुरंत नहीं है, यहां पे वाटर बॉडी से है कि आप उसे पानी तक ले जा सकते हो लेकिन उसे पिला नहीं सकते हो, उसका मर्जी होगा तो ही पिएगा, ठीक। बात समझ में आ गई? तो मैं जो कह रहा था किस वाला कंसेप्ट, क्योंकि आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मोस्ट पॉपुलर जो एरर है वो क्या है भैया, बेयर इन्फिनेटिव के साथ में टू नहीं आता, और ये यहां पर दिख रहा है मैं वायलेट होते हुए आंसर थर्ड, खत्म बात। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओगे कॉम्प्लिकेट करोगे। इंग्लिश में इतने डाउट करे जा सकते हैं ना, इतने डाउट क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब जिस क्वेश्चन में कोई एरर ना मिल रही हो उसमें आर्टिकल के एरर तो बना ही सकते हो ना तुम। तुम्हें कहीं भी लग जाएगा कि आर्टिकल ए लग जाए, या ए लगेगा कि एन लगेगा या सरदा लगेगा। जहां कुछ समझ नहीं आया वहां ये एरर तो मिल ही जाएगी, आप सोच ही सकते हो अपने दिमाग से, करेक्ट। तो डू नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स। ज्यादातर एसएससी प्रीवियस ईयर पूछती है पॉपुलर एरर में से ही कोई एक एरर होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। देखो पॉपुलर एरर थी, वही आंसर है यहां पे। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। Scientists say that this method speeds up language learning tremendously, ठीक है। जरा सवाल को देख लेते हैं एक बारी। लिखा है स्पेशलिस्ट, नॉट साइंटिस्ट। स्पेशलिस्ट लिखा है, प्लूरल सेंटेंस है आपका। इसके अलावा लिखा है से। एक बात ध्यान से समझिए, अगर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो वह वाक्य हमेशा किसमें होगा? प्रेजेंट इनडेफिनिट में होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा टेंस है नहीं जहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना होता हो। और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो सेंटेंस किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि इन दो टेंसेस के अलावा कोई ऐसा टेंस नहीं है जहां पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना होता हो, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो आपको यह देखना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है तो यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में आएगा एस या फिर ईएस, ठीक। और सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो वर्ब के साथ में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक। अब हमें क्या देखना है? सेंटेंस स्पेशलिस्ट क्या है? प्लूरल। यदि यह प्लूरल है तो यहां पे क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज करेक्ट। दैट कोई दिक्कत नहीं है, से दैट हो सकता है, ठीक है। ये बात प्रेजेंट में है तो आगे की बात प्रेजेंट में रह सकती है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। दिस जरूरी नहीं कि रह सकती है, मतलब ये कहीं तुम इसका तात्पर्य ये ना समझ लेना, अगेन डू नॉट कॉम्प्लिकेट, कीप इट सिंपल। ये मत समझ लेना कि मैंने कह दिया यहां से है, अब आगे का कोई सेंटेंस तुम्हें दिखा जहां ये सेंटेंस पास्ट में था, तुमने कहा ये तो अमन सर ने गलत बताया था, हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हो सकता है, ठीक। यहां प्रेजेंट में है तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पास्ट में होता और ये प्रेजेंट में होता तब दिक्कत आती, ठीक। दैट दिस मैथड स्पीड्स अप, दिस मैथड हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस आया है, करेक्ट है। लैंग्वेज लर्निंग ट्रिमेंडसली, ठीक है, स्पीड अप करता है। स्पीड अप को क्वालिफाई कौन कर रहा है? ट्रिमेंडसली। ध्यान रखिए ऐसे शब्द जो ओयूएस से एंड होते हैं वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव होते हैं, और एडजेक्टिव में जब हम एलवाई लगाते हैं तो क्या बनता है? एडवर्ब बनता है। तो यह वाक्य के शब्द क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सेंटेंस सही है, आंसर इसका हो जाएगा नो एरर, ठीक है। बात समझ में आ गई? आंसर हो जाएगा नो एरर। नो एरर की एरर भी तभी ढूंढ पाओगे व्हेन यू कीप इट सिंपल। इफ यू कॉम्प्लिकेट इट यू विल नेवर फाइंड द राइट आंसर।
अगला सवाल कहता है द टू बसेस मूविंग साइड बाय साइड गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। ठीक, अब देखो इस सवाल में यदि आपका दिमाग सिंप्लिसिटी की तरफ नहीं भाग रहा है तो इसमें तुम क्या एरर ढूंढ लोगे। ये देखो दो शब्द होते हैं यहां पर, एक शब्द होता है हमारा स्टेशनरी और एक शब्द होता है हमारा स्टेशनरी। ये वाली बात भी ध्यान रखनी है थोड़ी सी। ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है ये वाले जो पेन है, ये पेन हुआ, पेपर हुआ, कॉपी हुआ, ये सब जो चीजें हैं, कॉपी किताबें, ये सब स्टेशनरी आइटम्स में आते हैं। ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है मोशनलेस। ठीक है, तो कह रहा है कि जब दो बसेस साइड बाय साइड मूव कर रही थी एक साथ में, तो उन्होंने क्या किया, इल्यूजन दिया, किस बात का, स्टेशनरी होने का। ठीक, अब पढ़ो इसको ध्यान से। द टू बसेस मूविंग साइड बाय साइड विच वर मूविंग, जिसको हमने कॉम्पैक्ट करके मूविंग लिख दिया। द टू बसेस मूविंग साइड बाय साइड गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी या फिर बीइंग स्टेशनरी। बीइंग स्टेशनरी, बीइंग स्टेशनरी नहीं होता है, ठीक है, बीइंग स्टेशनरी होगा। द टू बसेस मूविंग साइड बाय साइड गेव द इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। तो एरर जो होगी वो पार्ट 2 में होगी, बीइंग स्टेशनरी नहीं, बीइंग स्टेशनरी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आगे उन सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे जिनमें आप लोगों को डाउट है, तो अभी आगे वो भी आ जाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी यूज टू लर्न फैब्रिक पेंटिंग व्हेन शी वाज इन मिडिल स्कूल। ठीक, अभी हमने एक बात पढ़ी कि यदि सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है डायरेक्ट, तो इसका तात्पर्य है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक, यदि सेंटेंस के साथ में हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो इसका तात्पर्य है कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस आ जाएगा, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यदि सब्जेक्ट हमारा इसमें सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब वापस आ जाते हैं। कह रहा है शी यूज टू लर्न, तो भैया अगर शी सिंगुलर है तो या तो यहां यूजेस टू लर्न होना चाहिए। बाकी जब हमने मॉडल वर्ब्स पढ़ा था तो वहां पे हमने सेमी मॉडल्स पढ़े थे, डेमी मॉडल्स पढ़े थे। तो जब ऐसे वर्ड्स थे यूज टू उसमें ही आ रहा था, यूज टू और नीड हमने पढ़ा था, जो मॉडल भी नहीं है और अलग से वर्ब भी नहीं है, तो यूज टू की जगह क्या होता है, यूज्ड टू होता है सही शब्द, जिसका प्रयोग पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए किया जाता है। ठीक, यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट में नहीं होता है, यही सही है। यूजेस टू लिखना गलत है, यूजेस टू लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम ही है प्रेजेंट हैबिट्स बताना, इसका काम ही है प्रेजेंट हैबिट्स बताना। और पास्ट इंडेफिनिट का काम है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट के सिंगल इवेंट को एक्सप्रेस करती है। तो यूज्ड टू लिखना सही है, लेकिन यूजेस टू यदि हम लिख दें यहां पे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहां एरर हो जाएगी। शी यूज्ड टू लर्न फैब्रिक पेंटिंग व्हेन शी वाज इन मिडिल स्कूल। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आप में से कई लोगों को लग रहा होगा अरे सर जल्दी जल्दी आंसर बताओ, आगे बढ़ो, तो आप 2x पे देख लो। ठीक है, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूं जो लोग अभी तैयारी के फेज में अभी अभी आए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी टीयर 1 देंगे, अभी जो हमारा अक्टूबर में होगा, तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। या अभी आईबीएस सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। तो वो लोग इससे अपने कंसेप्ट एक बारी को रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो जिनको ऐसा लग रहा हो ना कि मैं ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो वीडियो को 1.5x पे देख लो, समझ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोना टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट बिफोर शी गेव हर कंसेंट टू द प्रपोजल। ध्यान रखिए, कंसेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना है हमें। ठीक है, कंसेंट मतलब होता है अग्रीमेंट, आपने अपनी सहमति दे दी। मोना टुक, देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, मोना टुक आ लिटिल टाइम। ध्यान रखना है आपको, क्या यदि लिटिल टाइम लिखा होता तो उसका मतलब होता है नथिंग, बिल्कुल भी नहीं, और आ लिटिल मतलब होता है थोड़ा बहुत, समथिंग।
ठीक है, और द लिटिल मतलब होता है जितना रिक्वायर्ड है उतना। ठीक है, तो मोना टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट। अब आपने क्या देखा, टू के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है जो कि गलत है। ठीक है, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती है मैक्सिमम टाइम, जिसे हम इंफिनिटिव कहते हैं। परफेक्ट इंफिनिटिव में टू हैव प्लस वर्ब थर्ड आती है। ठीक है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है कब, जब अकस्टम्ड टू इस तरीके के वर्ड आते हैं तब। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, या इज एम आर यूज टू। ठीक, तो यहां पर आया टू, टू थॉट की जगह क्या आ जाएगा, टुक अ लिटिल टाइम टू थॉट हो जाएगा, जहां पर टाइम फॉर थॉट जो है, हाँ ये एरर है यहाँ पर, ये गलत लिखा है, टू थिंक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मोना टुक अ लिटिल टाइम टू थिंक बिफोर शी गेव हर कंसेंट टू द प्रपोजल। नेक्स्ट, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी while the time comes। ठीक है, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी while the time comes। देखिए कंजंक्शंस होते हैं हमारे दो, एक होता है while, एक होता है when। ठीक है, while जो होता है वो साइमल्टेनियस एक्शंस को एक्सप्रेस करता है, जैसे आई वॉज टीचिंग while you were scrolling reels। मैंने कहा आई वॉज टीचिंग while you were scrolling reels। मैं पढ़ा रहा था जब तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे थे। तो ये साइमल्टेनियस एक्शंस को एक्सप्रेस करता है। साथ ही साथ ये ध्यान देना है, वाइल के साथ में मोस्टली जो है कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, व्हेन जो होता है वो इंटरप्टेड एक्शंस को एक्सप्रेस करता है, जैसे आई वॉज टीचिंग when somebody knocked at the door। ठीक है, आई वॉज टीचिंग वाई समबडी व्हेन समबडी नॉक्ड एट द डोर, तो ये इंटरप्टेड एक्शन हो गया। सिमिलरली यहां पर वाइल नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, व्हेन। ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द टाइम कम्स। तो यहां पे एरर हो जाएगा पार्ट 3 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड डिड शी। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग से है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, योर मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, आपने क्या देखा, योर मदर कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप यहां क्या देख पा रहे हो, वर्ब के साथ में एस ए एस लगा हुआ है। अभी हमने पढ़ा ऐसा कब होता है, ऐसा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्वेश्चन टैग का सिंपल सा रूल क्या है, यहां पर लगेगी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके साथ में लगेगा प्रोनाउन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इसी टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डज। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन टैग का बेसिक रूल है, ये पॉजिटिव तो वो निगेटिव, वो निगेटिव, ये निगेटिव तो वो पॉजिटिव, सिंपल। यदि यह पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा योर मदर के लिए प्रोनाउन क्या होगा, शी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, आपको क्या लगाना है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, और शी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डजंट। ठीक है, तो एरर जो हो जाएगी वो पार्ट 2 में हो जाएगी क्वेश्चन टैग की, क्योंकि योर मदर प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड डजंट शी विल बी द राइट आंसर। ठीक है,
इसमें कोई बच्चा कह सकता है कि सर यहां पर हम करेक्शन नहीं कर सकते। भाई वो अगर पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन टैग रख दिया तो हम इसमें करेक्शन कर दें, तो इसमें हम करना पड़ जाएगा हमें कि हम लिख दें कि सर यहां पर एरर हो जाए, इसमें प्रिपेयर्स की जगह हम कर दें प्रिपेयर्ड। ठीक है, फिर मैं ये कहूंगा कि बेटा अगर आपने यहां प्रिपेयर्ड कर भी दिया तो भी ये निगेटिव नहीं हो रहा है, ये तो पॉजिटिव ही है, और दोनों सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएं, तो आप कहोगे कि सर एक काम कर देते हैं ना, प्रिपेयर्ड की जगह पर हम कर देते हैं डिड नॉट, तो हो जाएगा कि योर मदर डिड नॉट प्रिपेयर डिलीशियस फूड, डिड शी, है कि नहीं? सोचने वाले सोच लेते हैं, आते हैं मेरे पास, आते हैं इनबॉक्स में डाउट्स, तो ऐसे नहीं होता है पहली बात तो। ठीक है, आपको हमेशा ग्रामर करेक्ट करनी है, ध्यान दीजिए, आपको सेंटेंस में हमेशा ग्रामर करेक्ट करनी है। ठीक है, अर्थ का अनर्थ नहीं कर देना है। यदि वाक्य कह रहा है कि ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो तुम्हें अपनी ग्रामर करेक्ट करने के लिए ये नहीं कहने लगना है कि ही इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट की एक घटना एक्सप्रेस होती है, वो खाना बनाती हैं मां, अच्छा खाना बनाती हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ या एक परपेचुअल घटना है जो हमेशा ऐसी ही रहेगी, इसमें बदलाव नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है ये एरर होगी, ध्यान दीजिए, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। आते हैं मेरे पास ऐसे डाउट्स, इसलिए मैं इनको एड्रेस कर रहा हूं। लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर शुडंट वी। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, लेट अस वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ आवर एंडेवर शुडंट वी। आपको इसमें क्वेश्चन टैग दिया हुआ है। जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ अनयूजुअल सा दिखे, आप ना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और मोस्टली एरर वहीं से ही होती है। अब इसमें जैसे पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन टैग था, इसमें भी क्वेश्चन टैग है, तो यहां पर जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है लेट। ध्यान से समझ लेते हैं लेट के साथ में क्वेश्चन टैग कैसे लगता है, समझो जरा। अगर लेट अस लिखा है, अगर लेट अस लिखा है तो क्वेश्चन टैग में आएगा शैल वी। यदि वाक्य में लिखा है लेट अस, तो आपका क्वेश्चन टैग होगा शैल वी। यदि वाक्य में लिखा है लेट मी, तो क्वेश्चन टैग होगा शैल आई। ठीक है, और यदि लेट के साथ में कोई अदर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जैसे यदि लिखते हैं हम लेट राधा डांस ऑन द फ्लोर, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा होगा विल यू। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल यू। बात समझे? तो लेट अस लिखा है तो क्वेश्चन टैग होगा शैल वी, लेट मी लिखा है तो क्वेश्चन टैग होगा शैल आई, और लेट अदर सब्जेक्ट लिखा है तो क्वेश्चन टैग होगा विल यू। तो इस वाक्य में हमारे जो एरर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी, पिछला क्वेश्चन, हाँ, जो एरर हो जाएगी वो यहां पर हो जाएगी, ये शुडंट वी की जगह पे आ जाएगा शैल वी। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा है अस। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन टैग मैंने डिटेल में कवर कर रखा है कोर्स में, जिन लोगों के पास कोर्स का एक्सेस है वो लोग कोर्स में जाकर देख लें। अदरवाइज बेसिक बेसिक चीजें मैंने ग्रामर कोर्स क्रैश कोर्स में कवर करा रखी हैं, जिन्होंने वो नहीं देखा है प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है वन मस्ट डू हिज और हर ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक, पहली चीज तो प्रॉपरली की स्पेलिंग गलत कर दी इन्होंने, प्रॉपरली यहाँ। ठीक, इसके बाद में दूसरी बात आ रही है यहां पर हिज और हर। यदि हमारा सब्जेक्ट वन है, यदि हमारा सब्जेक्ट वन है और वह वाक्य एक जनरल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है, यदि हमारा सब्जेक्ट वन है और वह एक जनरल स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है, तो उसका जो प्रोनाउन है, वो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो वंस लगेगा। ठीक, लेकिन यदि वन कोई स्पेसिफिक घटना को एक्सप्रेस करता है, स्पेसिफिक सेंस में आता है, तब आप उसके लिए जो प्रोनाउन है वो हिज लिखोगे। कैसे? जैसे वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। ठीक है, और दूसरा वाक्य है
वन ऑफ माई स्टूडेंट्स डिड नॉट ब्रिंग हिज नोटबुक। ठीक है, पहला वाक्य में लिखा है वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। ये कैसे वाक्य है? ये एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट्स के साथ में आप हिज की जगह काट के सिंपली वंस करोगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी पे लागू होती है। हमें भी अपने पेरेंट्स के लिए की बात माननी चाहिए, आपको भी और सभी को। ठीक, लेकिन जब आप लिखते हो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, तो ये मेरे एक स्टूडेंट की पर्टिकुलर बात है जो अपनी किताब नहीं लाया, तब आप हिज लिखना सही है। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, आप सभी को अपनी ड्यूटी अच्छे से करनी चाहिए या किसी एक आध को? सभी को करनी चाहिए, यानी कि हिज और हर लिखना गलत है। सही सिंपली क्या हो जाएगा? पहला वाक्य, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, बाकी प्रॉपरली की स्पेलिंग भी गलत थी, बट हम इतना देख सकते हैं। ठीक, माई सिस्टर एंड मी हैव अ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग म्यूजिक। प्रोनाउन का चैप्टर में, प्रोनाउन में मैंने पहले ही क्लासेस में आपको, पहली ही क्लास में एक बहुत ही बेसिक रूल बताया है आपको, क्या कि यदि आपका सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपली क्या है? हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, राइट? यदि ऐसा है तो ये जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा किस में होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। करेक्ट? यदि ऐसा है तो भैया हैव के पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। आपने लिखा माई सिस्टर और मी, तो मी की जगह क्या आ जाएगा? आई। माई सिस्टर एंड आई हैव टेकन अ कीन इंटरेस्ट इन लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक। ठीक, तो एरर हो जाएगी आपके फोर्थ पार्ट में। माई सिस्टर एंड आई जो है आपका वो करेक्ट है। ठीक, अगला सवाल कहता है शी डिसाइडेड टू मैरी हिम इन स्पाइट हिज हैबिट ऑफ स्पेंडिंग रेकलेसली। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कुछ भी इसमें इतना डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल सी बात है। जो आपकी देखिए, सिंपली इंस्पाइट ऑफ होता है और डेस्पाइट होता है। डेस्पाइट के बाद में जीरंड आता है और इंस्पाइट ऑफ के साथ में जिस प्रकार लिखा है आ सकता है, बस यहां पर ऑफ की कमी है। ठीक, तो इंस्पाइट हिज की जगह इंस्पाइट ऑफ होगा। बस यही एरर है बेसिक सी, जो पहली नजर में नजर आ जाती है। इस सवाल में कोई भी मुश्किलात नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, आसानी से आप पकड़ सकते थे। शी डिसाइडेड टू मैरी हिम इंस्पाइट हिज हैबिट, इंस्पाइट ऑफ हिज हैबिट ऑफ स्पेंडिंग रेकलेसली। ठीक है, चलो। The food was not as delicious as we had expected. The food was not as delicious as we had expected. ये बात पास्ट इंडेफिनिट में और ये पास्ट परफेक्ट में। ठीक, पास्ट की दो घटनाएं एक्सप्रेस हो सकती हैं। एक जो घटना पहले हुई वो पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी, जो घटना पहले हुई उसे आप पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस जो है वो इसका जवाब हो जाएगा नो एरर। ठीक है, क्लियर? पास्ट की दो घटनाएं जब एक साथ आती हैं तो उनमें से एक घटना को हम पास्ट परफेक्ट में और एक घटना को हम बाद में एक वो पास्ट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जो घटना पहले हुई है उसे पास्ट परफेक्ट में, और जो घटना बाद में हुई है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। ट्रेन पहले चली गई थी पास्ट परफेक्ट में, हम बाद में पहुंचे तो पास्ट इंडेफिनिट।
ठीक, तो इस सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका। The elderly gentleman told the rather improbable story to mislead the police personnel। ठीक, पर्सनल की स्पेलिंग ध्यान रखनी है, पर्सनल की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्सनल और पर्सनल में अंतर है। पर्सनल होता है व्यक्तिगत, और ये वाला पर्सनल जो होता है आर्मी पर्सनल, पुलिस पर्सनल, मतलब पुलिस का स्टाफ, इस तरीके से बोला जाता है। तो दो एल्डरली जेंटलमैन जो थे उन्होंने एक रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी सुनाई, इस पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है, पुलिस वालों को। अब दे टोल्ड अ रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी, द रादर इम्प्रोबेबल बोल रखा है इन्होंने, तो द जब आप लगाते हो तो मतलब आपने कोई स्पेसिफिक घटना, या देखिए द जो है वो आपका एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो आपने कोई घटना, डेफिनेट घटना नहीं सुनाई। वाक्य का जो इंटेंशन है वो ये कहना चाह रहा है उन लोगों ने एक ऑलमोस्ट बकवास सी कहानी सुनाई, तो एक इनडेफिनिट कहानी सुनाई, कोई पर्टिकुलर कहानी तो सुनाई नहीं कि वो अकबर था और ऐसा होगा, तो कोई कोई घटना नहीं सुनाई जो एक पर्टिकुलर घटना थी, नहीं, इन जनरल उन्होंने कुछ भी सुना दिया। तो एक पर्टिकुलर इनडेफिनिट कहानी सुनाई, तो उसके लिए आर्टिकल ए का प्रयोग होगा यहां पर, ठीक है। ये आपका सीपीओ 2020 में सिमिलर क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर, अगर आप उठा के देखोगे तो सारे सवाल प्रीवियस ईयर से हैं, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, सीपीओ में आया हुआ सवाल है 2020 में। तो टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड अ रादर इम्प्रोबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सन, ठीक है, सिमिलर सवाल था, उसमें थोड़े बहुत प्रोनाउंस चेंज थे, बाकी सवाल सेम था, ठीक है। रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी अक्लेम्ड इन द मीडिया, रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज वेरी अक्लेम्ड इन द मीडिया, क्या होगा इस सवाल में आंसर? आंसर रोहित शर्मा की जो सेंचुरी थी दैट वाज वेरी अक्लेम्ड इन द मीडिया, बताइए क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान से समझिए जरा, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये रूल ना बहुत ही बेसिक सा, मैं एक एग्जांपल दो बता दूंगा, उनसे याद रखना है आपको। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही वॉज मच फ्रस्ट्रेटेड, ध्यान रखना है क्या कि पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में वेरी आता है और पास्ट पार्टिसिपल के साथ में मच आता है, वेरी इंटरेस्टिंग मच फ्रस्ट्रेटेड, वेरी इंटरेस्टिंग मच फ्रस्ट्रेटेड। कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके, जैसे वेरी प्लीज्ड लिखना सही है, वेरी कंटेंडेड लिखना सही है, वेरी शॉक्ड लिखना सही है, वेरी टायर्ड लिखना सही है, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। बाकी आपको वेरी इंटरेस्टिंग और मच फ्रस्ट्रेटेड होगा, तो वेरी अक्लेम्ड की जगह हो जाएगा मच अक्लेम्ड, ठीक है। तो रोहित शर्मा सेंचुरी वॉज मच अक्लेम्ड इन द, क्लियर, अब समझ में आ गई? ध्यान रखना है हमें, पास्ट पार्टिसिपल के साथ में मच का प्रयोग होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में वेरी का प्रयोग होता है, तो वेरी इंटरेस्टिंग मच फ्रस्ट्रेटेड। The innocent clerk was accused with misappropriating funds of the company. सीजीएल 2023 टीयर 1, सीजीएल 2023 के टीयर 1 में सेम सवाल एसएससी ने पूछा था, प्रोनाउंस और थोड़ा सा वाक्य बदल गया था, कंसेप्ट सेम था। सारे सवाल आप प्रीवियस ईयर लगा के गए हो जाएंगे, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपका प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। आपको ध्यान रखना है क्या, अक्यूज्ड के साथ में क्या आती है? प्रीपोजिशन ऑफ। अगर अखबार पढ़ने की थोड़ी बहुत भी आदत है तो रोज ही दिखता है, क्योंकि रोज ही कोई ना कोई किसी बात का अक्यूज किया जाता है, तो अक्यूज के साथ में क्या आता है? ऑफ आता है यहाँ पे, तो अक्यूज विद की जगह आ जाएगा ऑफ, तो एरर हो जाएगी पार्ट 1 में। The innocent clerk was accused of misappropriating funds of the company. Next. None than you deserve credit for the success of this project. कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए किसी को, सिंपल सी बात है। देन का प्रयोग कब होता है? जब वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो। क्या यहां कहीं कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है? नहीं, तो क्या होगा? नन बट यू, ठीक
यहां पर जो बट का प्रयोग है ये एज अ प्रीपोजिशन होता है, और यहां पर इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। और जब भी इस प्रकार का वाक्य होगा तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, नन बट यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो यहां पर जो एरर है वो हो जाएगा आपका पार्ट 3 में, नन बट यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, ध्यान एक बात और देनी है, इस सवाल में आप कंफ्यूजन ही आ जाएगा कि सर ने बता दिया सब्जेक्ट तो पहला वाला हो जाता है नन बट के केस में, तो यहां डिजर्व हो जाना चाहिए, नहीं। नन के पहली चीज तो ये इस तरीके का सेंटेंस है, हमेशा ये रहेगा। इसके अलावा नन जो आपका प्रोनाउन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको, इसको हम एज अ सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और एज अ प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो कोई कुछ जगह आपको सिंगुलर दिखेगा, प्लूरल दिखेगा, दोनों ही करेक्ट है, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही तरीके से सही लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नन बट यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? ये कंसेप्ट जिन्हें भी लग रहा हो कि मैं गलत बता रहा हूं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाके नन को आप सर्च करिएगा, आप उसको पढ़िएगा, मिल जाएगा, दोनों तरीके से आप इसे ट्रीट करते हो। आर यू येट अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क? ठीक है, यहां पर इन्होंने यूज किया येट। येट का प्रयोग गलत है, जैसे येट का प्रयोग इस प्रकार होता है कि हैव यू हैवेंट visited ताज yet। तो अभी भी के सेंस में, क्या अभी भी नहीं गए हो वहां, यहां पर ये नहीं होगा, आर यू येट की जगह आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क। तो येट का सेंस गलत है, तो पार्ट 3 में एरर हो जाएगा, आर यू स्टिल अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द डार्क, येट का प्रयोग नहीं होगा। कह रहा होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। ध्यान दीजिए, लेस्ट के बाद जो भी वाक्य प्रयोग होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कहीं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ बाद में या तो आप शुड का प्रयोग करोगे, 99% केसेस में आपको शुड का प्रयोग दिखेगा, 1% केसेस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। इसके अलावा लेस्ट के बाद वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, बाद वाले वाक्य में, पहले नहीं। यहां लिखा है लेस्ट, शुड लिखा है, करेक्ट है, लेकिन ये नॉट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट जो है वो इनबिल्ट है। होल्ड माई हैंड लेस्ट यू शुड गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर, यदि लिखा हो होल्ड माई हैंड लेस्ट यू गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर, दोनों ही सही है। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेले की भारी भरकम भीड़ में खो जाओ। It is time someone takes concrete steps to alleviate the problem of unemployment in the country. Alleviate मतलब होता है किसी के दुख परेशानी को कम करना। ठीक है, it is time, ध्यान दीजिए, बहुत ही पॉपुलर है एरर, बहुत पॉपुलर एरर है, it is time या फिर it is high time, बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत बार एसएससी ने पूछा है, तो ध्यान देना है मेरी बात। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम, इसके साथ में आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हो। तो इट इज टाइम समवन टेक्स की जगह आएगा इट इज टाइम समवन टुक। इट इज टाइम समवन टुक कॉन्क्रीट स्टेप्स टू एलिविएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन नॉट पोस्टपोन डिस्कशन ऑन दिस इशू ऑल्दो इट इज अर्जेंट। ठीक, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। बहुत बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे एरर पूछा है, बट अच्छा बात है कि कॉन्सेप्ट पे पूछा है, बकवास नहीं पूछा है एसएससी ने। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ऑल्दो का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए, ऑल्दो ही इज फिल्दी रिच, ऑल्दो ही इज फिल्दी रिच, he doesn't spend a single penny on himself। यद्यपि वह फिल्दी रिच है, मतलब बहुत ही पैसा है, फिर भी वह एक भी पैसा अपने ऊपर नहीं खर्चता।
तो इस प्रकार के सेंस में ऑल्दो का प्रयोग होता है, यद्यपि के सेंस में। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम इस मुद्दे पे डिस्कशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत अर्जेंट है। तो आप रीजन बता रहे हो, रीजन बताने के लिए ऑल्दो नहीं क्या आता है, बिकॉज। ठीक है, तो ऑल्दो की जगह यहां क्या आ जाएगा, बिकॉज। ठीक, नेक्स्ट। The captain, along with all the sailors, were warmly welcomed back home by the town people. ठीक है, बेसिक सा एक सवाल है, जवाब है क्या, along with। यदि वाक्य में आपके along with का प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट जो है वो आपके पहले, जो सब्जेक्ट जो है वो आपका पहला जो along with से आ रहा है वो होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा कैप्टन, जो कि हमारा कैसा है, सिंगुलर। तो जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी बच्चों, सिंगुलर। तो यहां क्या हो जाएगा, वॉज। तो वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है। The captain, along with all the sailors, was warmly welcomed back home by the town people. ठीक है, जो लोग अभी इस तैयारी में नए हैं, हो सकता है उन्हें ये अटपटा लगे, उन्हें लगे कि ये तो बड़ा एब्सर्ड साउंड कर रहा है और ये नहीं होना चाहिए, बट ये सही जवाब है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमें। अगले सवाल पर आते हैं। You have a lot of coconut trees in your village, do you? Again, the question is from question tag. ठीक है, अगेन सवाल कहां से आ रहा है, क्वेश्चन टैग से आ रहा है। ठीक, यू हैव अ लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज इन योर विलेज, डू यू। ठीक, पहली बात तो ये कि वाक्य किसमें है, पॉजिटिव में। ये वाक्य किसमें है, पॉजिटिव में। यानी कि इतना तो हमें पता चला है, अभी तक मैंने बता ही दिया है आप इसी वीडियो में, कि यदि क्वेश्चन टैग में ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, यदि ये वाला सेंटेंस निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। करेक्ट है, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक, यदि निगेटिव होना चाहिए तो एटलीस्ट ऑप्शन नंबर 2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, एक बात अब और आ जाते हैं, 2 ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए। अब इस सवाल में जो कंफ्यूजन हो सकता था वो ये हो सकता था कि सर यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो हैव है, तो फिर यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब हैव आनी चाहिए। करेक्ट है भैया, क्वेश्चन टैग में आप हेल्पिंग वर्ब सेम रखते हो, तो यदि यहां हैव है तो यहां भी हैव आनी चाहिए। नहीं, ध्यान से समझिए इस बात को कि आप लोगों को जब वर्ब चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको हैज, हैव, हैड एज अ मेन वर्ब भी तो पढ़ाए थे। और जब ये एज अ मेन वर्ब पढ़ाए थे, जब ये एज अ मेन वर्ब पढ़ाए थे तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा, जब ये आपने एज अ मेन वर्ब पढ़ाए थे तो आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि इनका तब इसका मतलब क्या होता है, पोजीशन के सेंस में। और जब एज अ हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हो तो इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, साथ ही साथ जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वाक्य आपके सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। यदि आप लिखते हो कि आई हैव अ कार तो ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, इस वजह से इसकी जो क्वेश्चन टैग है वो हमारे डू या फिर डोंट से ही बनेंगे, ना कि हैव से। तो हैव तो पहले एलिमिनेट हो गया था क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव में आ जा रहा था, हमें चाहिए था निगेटिव। तो इसका क्वेश्चन टैग हैव से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो यू के हिसाब से जो प्रोनाउन यहां पर आएगा वो आ जाएगा यू। यहां दे लिखा है तो इसे भी एलिमिनेट कर दो, आंसर आ गया ये। इसके अलावा यू के लिए जो हमारा प्रोनाउन, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, डू, और ये पॉजिटिव में है तो यहां कर दें डोंट, तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला। बात समझ में आ गई कि क्यों आंसर हो रहा है हमारा ये पहला। ठीक, इंपॉर्टेंट बात समझिए ध्यान से, यू हैव से यदि वाक्य लिखा है, या मान लो यहीं पे लिखा होता कि यू हैड, अगर वो लिख देता यू हैड, तब क्वेश्चन टैग हो जाता डिडंट यू। इसे डिडंट नहीं पढ़ते हैं, ध्यान देना, जिन लोगों को लगता हो कि इसे डिडंट पढ़ते हैं, नहीं, इसे डिडंट पढ़ते हैं, डिडंट यू। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता अगर हैड लिखा हो। बात समझ में आ गई। ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन टैग बनेगा इस तरीके के वाक्यों का। चलो 3 सवाल क्वेश्चन टैग पे हो गए हमारे। चौथा,
अब ये है हमारे कुछ एरर करेक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो कह रहा है इररेशनल फियर ऑफ वाटर, वाटर से बहुत अत्यधिक डर लगना। तो देखो सभी फोबिया लिख दिए यहां पे इन्होंने, ठीक है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया जो होता है वो हाइट से होता है, ठीक है। एक होता है एगोराफोबिया, वो ओपन स्पेसेस से होता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया बंद जगहों से होता है, जैसे आपको कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दो तो घुटन होने लगेगी, आपको डर सा लगने लगेगा, ठीक है। जाकिर खान के हक से सिंगल में ये टर्म का यूज भी है क्लॉस्ट्रोफोबिया, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है कि मुझे ना क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो कहता कि क्या क्या क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है। मैं कहा ना अगर कम जगह में ज्यादा लोग रहते हो तो मुझे घुटन होने लगती है। वो कहता है उसे तो घर कहते हैं। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया बंद जगहों से डर लगता है, तो ये ओपन स्पेसेस हो गया, या बंद जगहों से हो गया। कैकोफोबिया, कैकस बुरे साउंड से डर लग रहा है। हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो हाइड्रोफोबिया इज द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हैज एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ देमसेल्फ, जो अपने आप को बहुत एडमायर करते हैं। इगोसेंट्रिक, अपने आप को दुनिया का सेंटर मानता है, उसको लगता है दुनिया मेरे थ्रू चल रही है। इगोटिस्ट, मैं करता रहता, मैंने ये किया, मैंने वो ये उखाड़ा, मैंने वो किया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अपने बारे में ही बात करता रहता है। फैनेटिक या फिर जीलट होता है धर्मांध, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर हमारा नार्सिसिस्ट, ठीक है। नार्सिसिस्ट इज द करेक्ट वर्ड। अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द पुलिस और अनदर बॉडी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रेमाइसेस। तो पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, वारंट कहां है, तो वारंट यहां है, ठीक है। डिक्री होता है ऑर्डर, परमिट, परमिशन, लाइसेंस आप लोग लेके चलते हो। वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, उसे हम कहते हैं ओरेटर। लेक्चरर, जो लेक्चर दे रहा है। स्पोक्स पर्सन, पार्टी प्रवक्ता होते हैं, वो बात करते हैं। एक्टर आपको पता है। ओरेटर इज द करेक्ट वर्ड। द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग, तो उसे कहते हैं शैफ। पील छीलना, हे भूसे का गट्ठर, फॉडर भी चारे के लिए आता है। शैफ इज द करेक्ट वर्ड। A wooden frame of holding an artist's work while it is being painted or drawn, तो उसे कहते हैं easel, ठीक है। जो इस तरीके का एक रहता है जिसपे ये आपके फ्रेम रहता है ना इस तरीके का, इसे ईजल कहते हैं। लेक्ट्रन जो होता है और पोडियम, ये आपस में सिनोनिम्स हैं। लेस्टर्न, लेक्टर्न, ठीक है। प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर खड़े होते हैं। लेक्ट्रन और पोडियम जो है आपका, जो पोडियम रहता है उसे कहते हैं। हाँ, आई विल, अब आते हैं ये एरर करेक्शन पे, वो बीच में वन वर्ड्स आ गए कुछ हमारे। कह रहा आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोट्स एट सैटरडे इवनिंग। देखो सैटरडे इवनिंग आपने लिखा एट सैटरडे इवनिंग, यहां लिख रहा है बाय, यहां एट। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, करेक्ट है। विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो रिटर्निंग वाली बात गलत है, रिटर्न वाली बात गलत है, ठीक है। दो गलत हो गए। आई विल रिटर्न योर नोट्स, एक ही, और एट लिखा है। एट का प्रयोग होता है एग्जैक्ट टाइम के सेंस में, ठीक है। एट या फिर ऑन एग्जैक्ट टाइम। आप कह रहे हो सैटरडे इवनिंग तक, तो उसमें आएगा बाय। आई विल रिटर्न योर नोट्स बाय सैटरडे इवनिंग, कल सैटरडे इवनिंग तक रिटर्न कर देंगे, तो बाय का प्रयोग होगा। बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप एंड विल हैव रिटर्न टू स्कूल। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को डाउट है, कई लोगों ने ये सवाल मुझे भेजा। कई सवाल लोग कह रहे हैं कि सर इसको चैलेंज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं इस सवाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। देखो कह रहा है बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप एंड विल हैव रिटर्न टू स्कूल, ठीक है। वाक्य में प्रयोग हो रहा है विल हैव, अगले से बाय नेक्स्ट समर का प्रयोग हो रहा है, तो बाय नेक्स्ट समर के साथ में फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग बिल्कुल सही है। फ्यूचर परफेक्ट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फ्यूचर परफेक्ट का यूज हो रहा है तो आप विल हैव का प्रयोग करोगे प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग करोगे, करेक्ट है। तो आई विल हैव कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, एंड विल हैव रिटर्न टू स्कूल ये भी ठीक लिखा हुआ है। लेकिन जो करेक्शन बताया गया वो ये है कि ऑप्शन नंबर थर्ड कर दीजिए यहां पे, ठीक है। अब देखो है क्या, मैं बताता हूं।
ठीक है, कह रहा है आई एम राइटिंग अ नॉवेल एंड पब्लिशिंग अ म्यूजिक एल्बम। अब इस सवाल को देखो जरा, आई एम, अगर आप इसे देखो तो ये कहता है आई एम पब्लिशिंग अ म्यूजिक एल्बम, आई एम राइटिंग अ नॉवेल। ठीक, दोनों ही सही है। ठीक है, यही इसमें इन्होंने इंप्रूवमेंट बता दिया है, क्या कि अगर आप लिखो आई विल हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप, बात बिल्कुल ठीक है, और दोनों ही वाक्यों का प्रोनाउन सेम है, दोनों ही वाक्यों का प्रोनाउन सेम है, आई से ही ये भी वाला वाक्य पूरा हो रहा है, यही वाला भी आई से ही पूरा हो रहा है, तो आई विल हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप बिल्कुल ठीक है, आई विल हैव रिटर्न टू स्कूल ये भी ठीक है, दोनों ही बातें सही हैं। लेकिन अगर हम यहां पर विल हैव ना लगाएं तो भी तो हमारा काम चल सकता है, आई विल हैव रिटर्न टू स्कूल। जैसे इस वाक्य में ये एम इसके लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए भी काम कर रहा है, इसी प्रकार आई विल हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप एंड आई विल हैव रिटर्न टू स्कूल, ये बात तब भी कन्वे हो जाती है। यदि हम यहां पर विल हैव लगा रहे हैं तो ये एक प्रकार से सुपरफ्लुअस है, ये हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेरी हमसे बात करो तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वुड से कि आप में से जो कुछ लोग इसको चैलेंज जरूर कर दें, क्योंकि देखो चैलेंज करने से क्या होगा कि सबका ही फायदा होगा, जिन्होंने सही किया उनका भी फायदा होगा, जिन्होंने गलत किया उनका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आई वुड से कि चैलेंज कर दो, बट मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हाईली लाइकली कि वो शायद इसे आपका चैलेंज एक्सेप्ट ना करें, बट आप कर दो, 100 रुपए की बात है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हो वो जरूर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि वो मान लें, क्योंकि अगर आप ग्रामर की बुक्स उठाकर देखोगे तो ये भी सही है, इसको गलत नहीं बता सकते हो आप, ये नहीं कह सकते ये गलत है। बेटर वे ऑफ राइटिंग ये हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं है, जो लिखा है वो गलत नहीं है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन बेटर वे जरूर यही है कि आई विल हैव कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप एंड रिटर्न टू स्कूल, क्योंकि फिर भी वही बात कन्वे हो रही है, आई विल हैव यहां तक की देखो, जब आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हो तो जो सेम जो पिछले एंड से पहले वाला वाक्य होता है वही हेल्पिंग वर्ब आगे कंटिन्यू हो जाती है। यदि इसमें कोई अलग हेल्पिंग वर्ब आनी होती तब हम अलग से लगाते हैं, जैसे आई एम राइटिंग अ नॉवेल एंड हैव पब्लिश्ड अ म्यूजिक एल्बम। अब सही है, क्योंकि हैव पब्लिश्ड लिखना था मुझे, अब मुझे अलग लिखना था, तो अब सही है। लेकिन यदि दोनों का प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब सेम है तो हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है और ये सही, ये भी तरीका सही है। तो आई विल हैव कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप एंड रिटर्न टू स्कूल, दैट वुड बी मोर करेक्ट एंड दैट इज व्हाई द आंसर गिवन इज थर्ड। बात समझ में आई? रिटर्न टू स्कूल वाली बात ज्यादा सही है और हो सकता है एसएससी इस वजह से ही इसे करेक्ट माने। बाकी एक बार आप चैलेंज करके देख लो, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा है व्हेन, ये भी आपका काफी कंट्रोवर्शियल, मतलब इस पे काफी बच्चों ने मुझे भेजा है सवाल, ये इसमें वो लोग चैलेंज करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन है व्हेन ही वाज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख रहा है कि वो फॉल्सली अक्यूज, देखो मैं अक्यूज का मैंने अभी कराया था आपको, अक्यूज के साथ ऑफ लगता है, आप क्वेश्चन पेपर में ही सवाल था आगे, तो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया होगा तो वो सवाल मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया होगा। एम्बेजलमेंट होता है कि आप पैसे की हेरा फेरी कर रहे हो, तो व्हेन ही वाज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट ही वाज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर। तो दो प्रीपोजिशन होती हैं, एक होती है हमारी बिसाइड, एक होती है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू, सॉरी बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, तो ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, ये ईडियम है, और मैंने जैसा कहा कि इडियमेटिक वाक्यों में कोई बदलाव नहीं होता है। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा नो इंप्रूवमेंट। एसएससी ने जो आंसर दिया है वो दिया है बिसाइड्स हिमसेल्फ, ये गलत है। ही वॉज बिसाइड्स हिमसेल्फ नहीं होगा, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, यही करेक्ट ईडियम है। इसका मतलब बहुत गुस्से में था, अपने ऊपर बहुत गुस्से में था। तो ही वॉज फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ एम्बेजलमेंट, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर। ध्यान रखिए ये करेक्ट ईडियम है, वॉज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं
एसएससी इसको मतलब एक्सेप्ट करेगी ही करेगी। इसका आपको प्रूफ गूगल पे आप सर्च करोगे बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, आपको ईडीएम मिल जाएगा किसी भी एक ऑफिशियल वेबसाइट का, डिक्शनरी का, ऑक्सफोर्ड या मरियम वेबस्टर या किसी भी एक डिक्शनरी, स्टैंडर्ड डिक्शनरी का लिंक आप दे सकते हो उनको, ठीक है। तो ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ इन एंगर, ये सही लिखा हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। बिसाइड्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आंसर जो दिया गया एसएससी के द्वारा वो इनकरेक्ट है, ध्यान रखेंगे, आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Effective communication is a skill that can significantly enhance your personal and professional life. ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक स्किल है दैट कैन सिग्निफिकेंटली इनहैंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। बताइए, शायद मैंने जब पढ़ा है तो सही जवाब दे दिया है। तो सिंपल सी बात है, अ स्किल दैट कैन के बाद में आ रहा है आपका मेन वर्ब, वो क्या है, इनहैंस, ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को क्वालिफाई करेगा क्या, एडवर्ब, तो सिग्निफिकेंट की जगह आ जाएगा सिग्निफिकेंटली, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज स्किल दैट कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपकी जो हेल्पिंग जो मेन वर्ब है, ये जो भी वर्ब है वो एडवर्ब से क्वालिफाई होगी और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव से। ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली इनहेंस होता है, सिग्निफिकेंट इनहेंस नहीं होता है, ध्यान दें। आई वुड लव फ्लाई अ फाइटर जेट वन डे, ठीक है। आई वुड लव, आई वुड के साथ में आएगा आई वुड लव टू, आई वुड लव टू फ्लाई, तो आई वुड लव टू फ्लाई विल बी द मोर करेक्ट, ठीक है। ध्यान देना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई वुड लव टू फ्लाई फाइटर जेट वन डे, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। Sherpas have prospered and come along the way from being just porters to becoming mountaineers। अब देखो ये सवाल, आपका पीछे जो सवाल था ना जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट है, कई सारे लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया, तो अब देखो इस सवाल में क्यों आप सेम चीज कर रहे हो। शेरपास, यही सब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस का भी है, हेल्पिंग वर्ब, यही हेल्पिंग वर्ब इस वाले वाक्य की भी है, दोनों की हेल्पिंग वर्ब देखो तुम सेम रख रहे हो, यहां क्यों नहीं दोबारा लगा लेते हो, हैव कम लॉन्ग वे, नहीं लगा रहे हो ना, क्योंकि एक बार ही लग गया तो दोबारा क्यों लगानी है, सेम चीज उस सवाल में आती है हमारे। और हैव के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उसका लॉजिक बताया है, मैं अब चैलेंज करके देख लो, मान लेता है तो ठीक है, बट मुश्किल है, मैंने बताया। हैव प्लस प्रॉस्पर्ड हो गया, और कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है केम, और कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है कम, तो ये सही लिखा हुआ है। तो शेरपास हैव कम, अ लॉन्ग वे नहीं होता है, अ लॉन्ग वे होता है, अ लॉन्ग वे, ठीक है। तो फोर्थ हो जाएगा, शेरपास हैव प्रॉस्पर्ड एंड कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम बीइंग जस्ट पोर्टर्स टू बिकमिंग माउंटेनियर्स, ठीक है, समझ गए। Tomorrow they will be take a flight to their dream vacation, कल, ठीक। तो ध्यान रखिए, विल के साथ में क्या आएगा, विल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी के साथ में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म इन कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। और अगर इसका पैसिव कर दें तो आ जाएगा विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, करेक्ट। लेकिन विल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कहीं नहीं आ रही है, यानी कि ये तो गलत ही है हमारा, विल बी टेकिंग अ फ्लाइट हो जाएगा, विल टेकिंग अ फ्लाइट गलत है, बी टेकिंग अ फ्लाइट, तो टुमारो दे विल बी टेकिंग अ फ्लाइट, कल वो कर रहे होंगे, बी क्यों कर देंगे, विल नहीं हटाना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला, टुमारो दे विल बी टेकिंग अ फ्लाइट टू देयर ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन, ठीक है, करेक्ट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य एक्सप्रेस होगा, विल बी टेकिंग सही हो जाएगा। द पोल्यूशन लेवल ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल, ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल आपने बोला। अब देखो सवाल, द पोल्यूशन लेवल ऑट टू कीप अंडर कंट्रोल, वाक्य का सब्जेक्ट क्या है हमारा, पोल्यूशन लेवल, मेन वर्ब क्या है, कीप। अब मुझे बताओ, पोल्यूशन लेवल को अंडर कंट्रोल कौन रखेगा, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट तो पोल्यूशन लेवल ही है, कौन रखेगा, हम और आप रखेंगे, सरकार रखेगी, ठीक है। पोल्यूशन लेवल को अंडर कंट्रोल हम और आप रखेंगे, सरकार रखेगी, यानी कि पोल्यूशन का इसमें कोई रोल नहीं है, यानी कि जो सब्जेक्ट हुआ वो हमारा कैसा हुआ, वो पैसिव सब्जेक्ट है। यदि पैसिव सब्जेक्ट है तो ऑट टू के साथ क्या लगेगा, बी,
और बी के साथ क्या लगेगा, वर्ब थर्ड। तो बी प्लस वर्ब थर्ड वाला सेंटेंस आंसर हो जाएगा, ऑट टू बी केप्ट, पोल्यूशन लेवल ऑट टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल। समझ में आ गया बात। पैसिव एक्टिव पैसिव में क्या अंतर होता है, एक्टिव में वाक्य का सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, गवर्नमेंट इज टेकिंग मल्टीपल स्टेप्स टू ब्रिंग पोल्यूशन लेवल अंडर कंट्रोल। ठीक है, गवर्नमेंट इज टेकिंग मल्टीपल स्टेप्स टू ब्रिंग पोल्यूशन लेवल अंडर कंट्रोल। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग, राइट, यहां पे गवर्नमेंट एक्शन कर रही है तो एक्टिव सब्जेक्ट है। यहां पे ये सब्जेक्ट पैसिव है, पैसिव है तो ऑट टू के साथ क्या आएगा, बी प्लस वर्ब थर्ड। तो द पोल्यूशन लेवल ऑट टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल। Scarcely he see his opponents, then he went numb with fear. पहली बात, यदि वाक्य के बिगिनिंग में स्कार्सली, हार्डली, बेयरली इनका प्रयोग होता है तो क्या होगा, इन्वर्जन। और इन्वर्जन में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। तो पहले तो यही एरर दिख जाती है हमें। दूसरी बात है, ध्यान दीजिए, अगर वाक्य में आपके हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली इनका प्रयोग है तो इनके साथ में आता है व्हेन। ठीक है, और नो सूनर, देखिए सून की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, सूनर, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, देन। तो यहां क्या आया है, देन, तो यहां क्या हो जाएगा, नो सूनर। ठीक है, इन्वर्जन यहां पे भी हो जाएगा। तो नो सूनर डिड ही सी हिज ओपोनेंट देन ही वेंट नम विद फियर। बात समझ में आ गई। ठीक है, इन्वर्जन वाली बात पे फोकस इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि पहले यहीं पे एरर हो गई, अगर इन्वर्जन वाली होती तो उसको ज्यादा डिस्कस कर। ठीक है, इट सीम्स दैट द वॉल्स हैव नॉट बीन पेंटेड सिंस ईयर्स। बेसिक सा सवाल है, सिंस का प्रयोग होता है, अच्छा इसी चैनल पर प्रीपोजिशन का मेरा 5 घंटे का लेक्चर पड़ा हुआ है, 5 आवर लेक्चर। ठीक है, प्रीपोजिशन का, वो उसमें आप सिंस और फॉर वाला पार्ट जाकर देख सकते हो, डिटेल में डिस्कस किया है वहां। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो यहां पर अब आपने लिखा है ईयर्स। ईयर्स पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि यदि मैं कहूं कि भैया वो मुझे 2003 के बाद से नहीं दिखा, या फिर मैं कहूं कि वह मुझे 2010 के बाद से नहीं दिखा, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। आपने जहां पर एक बिंदु दे दिया कि वहां से आप शुरू कर सकते हो। पीरियड ऑफ टाइम होता है वह मुझे 10 दिन से नहीं दिखा, 5 दिन से नहीं दिखा। कौन से 5 दिन, पिछले वाले, उसके पिछले वाले, 2010 के, कौन से नहीं पता। तो इसलिए यहां सिंस की जगह आ जाएगा फॉर। ठीक है, तो फॉर ईयर्स वाला जो है सेंटेंस सही हो जाएगा। इट सीम्स दैट वॉल्स हैव नॉट बीन पेंटेड फॉर ईयर्स। ठीक है, बेसिक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, एज बॉम्ब्स कीप फॉलिंग ऑन गाजा, hundreds of thousands of children have been ordered to flee their homes. सॉरी, मैंने जब पढ़ा तो उसको सही पढ़ दिया, क्या कि have been order लिखा है, have been के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि उन्हें ऑर्डर दिया गया है। 1000, hundreds, एक बात ध्यान रखिए, नाउन चैप्टर यूनिट में मैंने पढ़ाया हुआ है क्या, कि पहले छोटी यूनिट फिर बड़ी यूनिट, पहले हंड्रेड्स फिर थाउजेंड्स फिर चिल्ड्रन, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि आपका हैव बीन, चिल्ड्रन को ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर किसी और ने दिया है। ऑर्डर अगर किसी और ने दिया है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, पैसिव। पैसिव है तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड। तो ऑर्डर की जगह क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्ली जो है सही हो जाएगा।
As bombs keep falling on Gaza, hundreds of thousands of children have been ordered to flee their homes. ठीक है. He refrained from visiting his friends as he had the urgent assignment to complete. He refrained from visiting his friend as he had the urgent assignment to complete. आप द अर्जेंट असाइनमेंट बोल रहे हो जैसे कोई एक पर्टिकुलर फिक्स असाइनमेंट हो, नहीं, कोई एक अर्जेंट असाइनमेंट था जिसके बारे में जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है, और इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कैसा साउंड आता है? वाउल साउंड आता है. ठीक है, वाउल साउंड क्या होता है? आ ई उ उ ए, जो ये साउंड है हमारे, ये सारे कैसे साउंड होते हैं? वाउल साउंड होते हैं. कैसा साउंड होते हैं? वाउल साउंड होते हैं. तो अर्जेंट, एन अर्जेंट जो है वो सही हो जाएगा. ठीक है, he refrained from visiting his friends as he had an urgent. ध्यान दीजिए, अर्जेंट नहीं होगा क्योंकि वाउल साउंड नहीं है, वाउल साउंड है तो एन आएगा. फिक्स कोई एक पर्टिकुलर असाइनमेंट नहीं है जिसके बारे में हमें यहाँ जानकारी दी गई है. अगर दी गई होती तो द आ जाता, लेकिन डेफिनिट नहीं है तो इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा. He refrained from visiting his friend as he had an urgent assignment to complete. जिन्हें ये बातें थोड़ी बाउंस कर रही हैं, लग रहा है कि क्या डेफिनेट इनडेफिनिट बात कर रहे हैं, तो भाई देखो, एक वीडियो में सारी चीजें नहीं आ सकती हैं. थोड़ा डिटेल्ड कोर्स देखो, मेरा चाहे किसी और का. मेरा देखना है तो लिंक आरबीआई एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाके कोर्स परचेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो. ठीक है, बहुत नॉमिनल सी कॉस्ट है, पढ़ सकते हो. कह रहा शी इज मैरिड विद अ रिच बिजनेसमैन. ठीक है, देखिए, अगर वाक्य एक्टिव होगा, ठीक है, अच्छा ये देखो ना, दोनों ही फॉर्म्स में सही है. सीता मैरिड श्री राम और सीता वॉज मैरिड टू श्री राम, दोनों ही सही है. मतलब वॉज मैरिड मतलब उनकी शादी की गई, मैरिड मतलब उन्होंने खुद की. ठीक है, तो यदि एक्टिव वाक्य है तो मैरिड के साथ में नो प्रीपोजिशन. ठीक, लेकिन यदि पैसिव वाक्य है तो मैरिड के साथ में टू प्रीपोजिशन. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इज के साथ में आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये कब आता है? पैसिव वॉइस में. यानी कि यहां पे टू को हटा के क्या आ जाएगा? टू. तो शी इज मैरिड टू अ रिच बिजनेसमैन जो है वो हमारा. ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी प्रकार का? आगे बढ़ते हैं. Some students think that if they cram a few chapters, cram मतलब मगअप, cram मगअप मतलब होता है याद करना. ठीक है, they can pass in the examinations. ठीक है, they can pass in the exam. तो pass in the exam नहीं होता है, pass the exam होता है. ठीक है, तो some students think that if they cram a few chapters, they can pass the exams होता है, ना कि pass in the exams. इसी प्रकार हम लोग कई बार बोलते हैं कि तुम किस सन के पास आउट हो. ठीक है, पास आउट, किस साल के पास आउट हो. ध्यान दीजिए, पास आउट नहीं होता. पास आउट का मतलब होता है शी पास्ड आउट इन द असेंबली. शी पास्ड आउट इन द असेंबली मतलब हो गया कि वो बेहोश हो गई. तो पास्ड आउट का मतलब होता है बेहोश होना. तो अगर आपको बोलना है ना कि आपने किस सन में पास किया, तो आप पास बोलोगे, पास आउट नहीं बोलोगे. पास के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी. तो सिंपली यहां हो जाएगा पास द एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स थिंक दैट इफ they cram a few chapters they can pass the exam, ना कि pass in the exam. 43. He felt like a fish out of water, मतलब बहुत ही uncomfortable हो रहे थे. As he was not accustomed for living a large city. Accustomed के साथ में fixed preposition for नहीं है, क्या है? to. ठीक है, accustomed के साथ में fixed preposition accustomed to होती है, उसके साथ में verb की ing फॉर्म आती है. जीरन चैप्टर में हमने पढ़ा है इसे. ठीक है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है. ठीक है, सो ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एज ही वाज नॉट अकस्टम्ड टू लिविंग इन अ लार्ज सिटी. ना कि अकस्टम्ड फॉर, अकस्टम्ड टू होगा, ना कि फॉर. द शॉपिंग मॉल इज मोर फार्दर फ्रॉम माई हाउस देन फ्रॉम माई ऑफिस. एडजेक्टिव्स चैप्टर 1 में पढ़ाया है. क्या? फार की जो
कंपैरेटिव डिग्री होती है वो दो हैं, एक फर्दर है, फर्दर मतलब एडिशनल, व्हाट इज द फर्दर नोटिस, दूसरा फार्दर है, फर्देस्ट और फार्देस्ट। ये हो जाती है डिस्टेंस के सेंस में, यहां पर डिस्टेंस की ही बात हो रही है, देन का प्रयोग हो रहा है, फार्दर खुद में कंपैरेटिव डिग्री है, मोर का प्रयोग इनकरेक्ट है क्योंकि डबल कंपैरेटिव इज ऑलवेज अवॉइडेड, कभी भी आप एक ही वाक्य में डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, सेंटेंस में डबल कंपैरेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शॉपिंग मॉल इज फार्दर हो जाएगा, मोर फार्दर नहीं होगा। तो शॉपिंग मॉल इज फार्दर फ्रॉम माई हाउस देन फ्रॉम माई ऑफिस, ठीक है, क्योंकि फार की कंपैरेटिव डिग्री फार्दर है। Passengers traveling by air are prohibited to carry sharp objects in cabin baggage. ध्यान दीजिए, बैगेज और लगेज अनकाउंटेबल हैं, इनको आपको प्लूरल नहीं बनाना है। यदि आप इन्हें कहीं बैगेजेस या फिर लगेजेस या फर्नीचर्स या इंफॉर्मेशंस देखते हैं तो ये सारे इनकरेक्ट हैं। प्रोहिबिटेड के साथ में जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो आती है फ्रॉम, और उसके साथ में आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। तो पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग फ्रॉम बाय एयर आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स इन कैबिन बैगेज, ठीक है, तो फ्रॉम कैरिंग इज द करेक्ट आंसर। 46 वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन सो फार टू द मेन आइलैंड। सिंपल सी बात है, जब हम बोल रहे थे तभी सही था, सो फार फ्रॉम द मेन आइलैंड होगा, हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है मेन आइलैंड से, फ्रॉम आएगा, टू नहीं, ठीक है। सो फार फ्रॉम द मेन आइलैंड और टू द मेन आइलैंड, वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन सो फार फ्रॉम द मेन आइलैंड। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग क्या होता है? फेवर नहीं, फेवर आप किसी से मांगते हो, फ्लेवर किसी चीज का स्वाद, फीलिंग मतलब भावनाएं, फ्लेयर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग फ्लेयर, नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग फ्लेयर। शी हैज गिवन अ ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस लास्ट वीक। सबको मैंने बहुत बार पढ़ाया है, यदि आपके वाक्य में एगो, यस्टरडे, ठीक है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, ये सब प्रयोग में आते हैं तो वाक्य हमेशा किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक। ये वाक्य में क्या लिखा है? लास्ट वीक, तो यहां पर हैज गिवन की जगह क्या आ जाएगा? गेव, आंसर हो जाएगा फोर्थ। शी गेव अ ब्रिलियंट डांस परफॉर्मेंस लास्ट वीक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। My sister resembles to my mother a lot in looks and in temperament, ठीक है। अगेन प्रीपोजिशन नहीं आती है रिजेंबल के साथ में, ठीक, आंसर हो जाएगा फोर्थ। My sister resembles my mother a lot in looks and in temperament। मेरी जो सिस्टर है वो मेरी माँ और मेरी माँ को बहुत ज्यादा लुक्स में और टेम्परामेंट में वैसी दिखती है। तो रिजेंबल्स होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, मतलब सेम ही है, ठीक है। रिजेंबल्स के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है, बहुत ही पॉपुलर है और प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। 50th, the captain as well as the entire crew have reached the harbor safely। सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है as well as। यदि वाक्य में as well as का प्रयोग होता है तो जो उससे पहले हमारा सब्जेक्ट आया है वही मुख्य सब्जेक्ट होता है। जब यह हमारा मुख्य सब्जेक्ट है और जो कि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, यानी कि ये हैव को काट के हमें क्या करना पड़ेगा? हैज करना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा हैज। द कैप्टन एज वेल एज द एंटायर क्रू हैज रीच्ड द हार्बर सेफली। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये इतने सवाल थे हमारे जो कि एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन से संबंधित थे। इसमें से जो आपके कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको साथ ही साथ बता दिए हैं, करा दिए हैं। आपको जो भी डाउट्स थे इन सारी चीजों में
वो भी आपको मैंने करा ही दिए हैं। इसके अलावा आपके दो और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, उनका भी डिस्कशन कर देते हैं यहीं पे। एक तो ये क्वेश्चन आपका है पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है आपका, पे दैट बिल। कंट्रोवर्शियल क्या मतलब, बच्चों को जिसमें आप लोगों को डाउट है, जिसमें क्वेश्चन है पे दैट बिल टुडे। तो यार नई स्लाइड लेता हूं। क्वेश्चन है आपका, पैसिव लिखना है आपको, क्वेश्चन है आपका पे दैट बिल टुडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आपका, दैट बिल विल बी पेड टुडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका, लेट दैट बिल टू बी पेड टुडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका, दैट बिल इज गोइंग टू बी पेड टुडे। और ऑप्शन नंबर डी है आपका, दैट बिल शुड बी पेड टुडे। ठीक है, तो इस सवाल में ये क्वेश्चन आपका डाउटफुल है, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है इसमें। तो आंसर जो इसका दिया गया है एसएससी के द्वारा, वो दिया है उन्होंने डी पार्ट। ठीक है, अब ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो ये तो आंसर नहीं हो सकते दो, इनकी तो बात ही हटा दो। ये वाला आंसर हो सकता था, लेट दैट बिल टू बी पेड टुडे। ये आंसर हो सकता था, लेट दैट बिल टू बी पेड टुडे, अगर यहां बी ना लगा होता। यदि यहां बी ना होता तो आंसर हो जाता लेट बी कह रहा हूं, अगर यहां पे टू ना लगा होता। यदि यहां पर टू ना लगा होता तो ये आंसर हो जाता। तो आंसर हो लेट दैट बिल बी पेड टुडे, ये आंसर हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहां पे टू लगा है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका कैसा वाक्य है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव हैं वो दो तरीके से बन सकता है, लेट से भी बन सकता है और शुड से भी बन सकता है। लेकिन लेट वाले में टू नहीं लगता है, लेट दैट बिल बी पेड टुडे होता तो हो जाता, लेकिन वो है नहीं तो ये भी नहीं हो पाएगा। दैट बिल शुड बी पेड टुडे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा, शुड से बनते हैं हमारे पैसिव के। ठीक है, तो ये वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, आंसर इसका हो जाएगा डी, ये सही दिया हुआ है, इसको चैलेंज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ओके, चलिए एक और सवाल है, उसको भी जरा देखते हैं। मैं एक बार टाइप कर लेता हूं, फिर आपको उसका आंसर दिखाता हूं। दूसरा सेंटेंस जो एसएससी ने दिया है, ये भी एक्टिव पैसिव का ही है, कह रहा है शी हेल्ड द चाइल्ड्स हैंड फर्मली। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, कि अगर सब्जेक्ट शी है उसके बाद में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी है, इसका मतलब वाक्य है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते वक्त हम प्रयोग करते हैं वॉज या फिर वर, और उसके साथ लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो ऑब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड्स हैंड, चाइल्ड्स हैंड, चाइल्ड्स हैंड, चाइल्ड्स हैंड, चाइल्ड्स हैंड। ठीक है, वॉज आना चाहिए, चाइल्ड हैंड सिंगुलर है तो वॉज का सही है, इज गलत है, हेल्ड गलत है, हैज बीन गलत है, आंसर हमारा पहला हो जाएगा। एसएससी ने जो इसमें आंसर दिया है वो दिया है आपका ये वाला, ये गलत है, ये एसएससी का क्वेश्चन गलत है, इसको आप चैलेंज कर दीजिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है आपके, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने चैलेंज करने के लिए बताया, एक तो ये वाला हो गया, एक बिसाइड वाला हो गया। इसके अलावा वाला भी आप कर सकते हो जिसमें वो विल हैव वाला है, वो भी कर सकते हो, बता दिया मैंने। ठीक है, बाकी लेट वाला क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, ये वाला भी गलत है, इसमें आंसर आ जाएगा पहला ही आंसर है, क्यों है, वॉज के साथ आता है वर्ब की थर्ड। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे एसएससी सीपीओ के क्वेश्चंस, एंड जितना मैंने पढ़ाया आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपने अगर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है आप वो भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हो। ग्रामर का क्रैश कोर्स मैंने बताया, IBACI एग्जाम के लिए, मैथ्स का क्रैश कोर्स, जीके क्रैश कोर्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, करंट अफेयर्स की स्टैटिक बुक है, वर्ड पावर में डीजी कवर है, कंप्यूटर का 2.0 कवर है, मंथली करंट अफेयर्स,
वो सारी चीजें कवर्ड हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए। आप प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, rbelearning.com जाके वो कर सकते हैं। मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं। ऑफिसर्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस, मेंटोरशिप वगैरह सब मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए। इसके अलावा देयर आर अदर कोर्सेज एज वेल, आप इनमें भी एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो आशा कर रहा हूं जितना आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा, कुछ आपको यू हेल्पफुल लगा होगा, कुछ चीजें फायदेमंद लगी होंगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम इसकी वोकैबुलरी वगैरह का डिस्कशन कर लेंगे। जो वोकैबुलरी पूछी गई है, जा रही है, इसमें पूछी गई थी, इन सारी चीजों का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।